स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आप लोगों के यूपीपीएससी, जीडीसी और जीआईसी का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, जिसमें आज हम लोग 75 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप जोनाथन एस टर्नर द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र के तत्वों या सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 है मेटा सिद्धांतिक योजनाएं, ऑप्शन 2 है विश्लेषणात्मक योजनाएं, ऑप्शन 3 है मॉडलिंग योजनाएं और ऑप्शन 4 है रचनात्मक योजनाएं। तो बताइए जोनाथन एस टर्नर ने समाजशास्त्र के तत्व में किसे शामिल नहीं किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, रचनात्मक योजनाओं को शामिल नहीं किया है, कंस्ट्रक्टिव स्कीम। जबकि इन्होंने मेटाथ्योरेटिकल, एनालिटिकल और मॉडलिंग स्कीम को सम्मिलित किया है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे कोर्स दिया है। 1 है श्रम बाजार का विनियमन, 2 है श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन 3 है महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन 4 है रोजगार की रक्षा करना। ऑप्शन 1 केवल 2 सही है, ऑप्शन 2 8, 3 और 4 सही है, ऑप्शन 3 है 1 एंड 2 सही है और ऑप्शन 4 है 1, 2, 4 सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है श्रम सुधारों से संबंधित? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 1, 2 एंड 4। इसमें क्या क्या होता है? श्रम बाजार का विनियमन होता है, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और रोजगार की रक्षा करना इसमें क्या है? शामिल है। पर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना ये शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कुहन ने किस शब्द का प्रयोग किसी भी दिए गए समय पर विज्ञान के एक विशिष्ट शब्द के द्वारा प्रभावित होने के लिए किया था? ऑप्शन 1 है प्रतिमान, ऑप्शन 2 है मॉडल, ऑप्शन 3 है अभिगम और ऑप्शन 4 है सिद्धांत। तो बताइए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है थॉमस एस कुहन ने? तो इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये है आपके थॉमस एस कुहन की पुस्तक जो आई थी 1962 में। इसमें इन्होंने पैराडाइम, प्रतिदर्श और प्रतिमान की बात की है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आराम से पढ़िएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है। दूसरा अनुच्छेद 39 से पुरुषों और महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। तीसरा अनुच्छेद 51(e) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना एक मौलिक कर्तव्य मानता है। और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 243D पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो आपको बताना है ऑप्शन 1, 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन 2 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन 3 2, 3, 4 सही है और ऑप्शन 4 है 1, 2, 3, 4 सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है महिलाओं के संबंध में?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 1, 3 एंड 4। क्यों? अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है, ये सही है। 2 क्यों गलत है? 39 से पुरुषों और महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, ये 39D में कहा गया है। किसमें? 39D में कहा गया है, ए में नहीं कहा गया है। ए में कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों को पर्याप्त आजीविका के साधन से संबंधित है। क्या ये संबंधित है? आजीविका के साधन से, पुरुष और महिला के। 39A। तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका गलत है। फिर ऑप्शन 3, अनुच्छेद 51A ही महिलाओं की गणना के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना एक मौलिक कर्तव्य बनाता है। और अनुच्छेद 243D है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन 2 बस नहीं होगा, बाकी 1, 3, 4 सही लिखा है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारण विश्लेषण में किया जाता है? ऑप्शन 1 है पियर्सन सहसंबंध का, ऑप्शन 2 है आवर्ती वितरण का, ऑप्शन 3 है मानक विचरण का, और ऑप्शन 4 है रैखिक प्रतिगमन का। तो बताइए कारण विश्लेषण, कॉजल एनालिसिस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है रैखिक प्रतिगमन, लीनियर रिग्रेशन का। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का है। एसर्शन जो ए दिया है, दिल्ली की परिवेशी वायु गुणवत्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। रीजन दिया, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऑप्शन ए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन 4 है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत? तो इनमें दोनों स्टेटमेंट जो लिखी है सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है, इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यात्मकवाद इंटरप्रेटिविज्म किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 है ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन 2 है सैद्धांतिक, ऑप्शन सी है सत्ता मीमांसा, और ऑप्शन 4 है पद्धतिगत। तो बताइए व्याख्यात्मकवाद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है इपिस्टिमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे भरे आंदोलनों के उदय और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कौन सी थी? ऑप्शन 1 है हमारा साझा भविष्य, ऑप्शन 2 है विकास की सीमाएं, ऑप्शन सी है सतत विकास, और ऑप्शन 4 है ग्रीन पीस। तो बताइए क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इनमें से कौन सी थी? अवर कॉमन फ्यूचर, ये तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट से संबंधित है जो आई थी 1987 में। क्लब ऑफ रोम कौन सी रिपोर्ट थी? विकास की सीमाएं, द लिमिट टू ग्रोथ। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शिक्षा प्रणाली में हिडन करिकुलम के विचार पर किस विद्वान ने बल दिया था? ऑप्शन 1 है डर्क्यूम और पार्सन, ऑप्शन 2 है हेरेनस्टाइन और मूरे, ऑप्शन 3 है पेरी और फ्रांसिस, और ऑप्शन 4 है बोल्टस और गिटिंग्स। तो बताइए हिडन करिकुलम की बात इनमें से कौन करते हैं?
तो ये करते हैं बोल्स और गिटिंग्स। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। इनकी बुक है स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। ये है बुक आपकी बोल्स और गिटिंग्स की। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिदर्श इकाइयों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन में प्रतिदर्श इकाइयों का चयन निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 है वे एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। ऑप्शन 3 है एक बार चयनित होने के बाद उन्हें त्यागा नहीं जा सकता। और ऑप्शन 4 है वे परस्पर विनिमय होने चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है सैंपल यूनिट्स के बारे में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, वे परस्पर विनिमय होनी चाहिए। ये कथन गलत है। बाकी सैंपल यूनिट के बारे में जितने भी कथन लिखे हैं, प्रतिदर्श इकाइयों का चयन निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए, ये भी सही है। वे एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, ये भी सही है। और एक बार चयनित होने के बाद उन्हें त्यागा नहीं जा सकता, ये भी सही है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है या सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और मूल्यवान के रूप में चुनी हुई चीजों के संचरण को संदर्भित करती है। ऑप्शन 2 है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों का संचरण करती है। ऑप्शन 3 है या सामाजिक असमानता को बनाए रखने और उसे सही ठहराने में मदद करती है। और ऑप्शन 4 है या जैविक संचरण के माध्यम से संस्कृतियों का संचरण करती है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इनमें से कौन सा कल्चरल रिप्रोडक्शन के लिए सही नहीं है? कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात कौन करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये करते हैं पियरे बोर्दू। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है या जैविक संचरण के माध्यम से संस्कृतियों का संचरण है। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है? ऑप्शन 1 है आधुनिकीकरण सिद्धांत। ऑप्शन 2 निर्भरता सिद्धांत। ऑप्शन 3 है नव उदारवादी सिद्धांत। और ऑप्शन 4 है उत्तर विकास सिद्धांत। तो बताइए इनमें से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कौन सा सिद्धांत प्रेरित है? तो ये है आपका निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तर आधुनिकता से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन 1 है फोर्डवाद। ऑप्शन 2 है वैश्वीकरण। ऑप्शन 3 है उपभोक्तावाद। और ऑप्शन 4 है विखंडन। तो बताइए इनमें से कौन सी उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निटी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो फोर्डवाद नहीं है। अगर पोस्ट फोर्डिज्म होता तब क्या होता, उत्तर आधुनिकता से जुड़ा होता। पर फोर्डवाद क्या है, उत्तर आधुनिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार मानव इतिहास का पहला युग कौन सा था? ऑप्शन ए एंशिएंट सोसाइटी मतलब प्राचीन समाज। ऑप्शन 2 आदिम साम्राज्य प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ऑप्शन 3 सामंतवादी समाज। और ऑप्शन 4 है पूंजीवादी समाज। तो बताइए मानव समाज का पहला युग इनमें से कौन सा था? तो ये था आपका आदिम साम्यवाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पीआरए का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है ग्रामीण लोगों पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन 2 है ग्रामीण लोगों का अपने स्वयं के ज्ञान का विश्लेषण करने और योजना बनाने के लिए सशक्त करना।
ऑप्शन 3 है सरकारी अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का मूल्यांकन करना और ऑप्शन 4 है बाहरी विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीण समस्याओं का समाधान करना। तो बताइए पीआरए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ग्रामीण लोगों को अपने स्वयं के ज्ञान का विश्लेषण करने और योजना बनाने के लिए सशक्त बनाना। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन समाज में वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया इसके कारण स्थानीय संस्कृतियों का ह्रास हुआ और सांस्कृतिक समरूपता आई। ऑप्शन 2 है इसने हाइब्रिड सांस्कृतिक रूपों और ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। ऑप्शन 3 है इसने राष्ट्र राज्यों की संपूर्णता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन 2 है 2 एंड 3 सही है। ऑप्शन 3 है 1 एंड 3 सही है और ऑप्शन 4 है 1 2 3 सही है। तो बताइए इनमें से क्या है वैश्वीकरण का प्रभाव? तो इसमें इसके कारण स्थानीय संस्कृतियों को ह्रास हुआ, सांस्कृतिक समरूपता आई, ये कथन सही है। दूसरा है इसने हाइब्रिड सांस्कृतिक रूपों या ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया, ये भी सही है। पर इसने राष्ट्र राज्यों की संपूर्णता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ये कथन गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केवल 1 एंड 2 इस क्वेश्चन में सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तर औद्योगिक समाज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की नहीं है? ऑप्शन 1 विनिर्माण पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन 2 सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी की केंद्रीय भूमिका होती है और ऑप्शन 4 ज्ञानकर्ताओं का उदय होता है। तो बताइए उत्तर औद्योगिक समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये विनिर्माण पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं होती है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 1 उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, जबकि इसमें सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व होता है, ये भी सही है। सूचना प्रौद्योगिकी की केंद्रीय भूमिका होती है, ये भी सही है। और ज्ञान कार्यकर्ताओं का उदय होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में प्रकारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है यह समाज को जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसके भाग स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। ऑप्शन 2 है यह सामाजिक संरचनाओं के प्रकट और अंतर्निहित कार्यों के बीच अंतर करता है। ऑप्शन 3 है यह मुख्य रूप से समाज में आमूलचूल परिवर्तन और क्रांति पर ध्यान केंद्रित करता है। और ऑप्शन 4 है यह सामाजिक व्यवस्था और आम सहमति पर जोर देता है। तो बताइए प्रकारवाद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है बताना है कौन सा प्रकारवाद के संदर्भ में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3। यह मुख्य रूप से समाज में आमूलचूल परिवर्तन और क्रांति पर ध्यान केंद्रित करता है। ये स्टेटमेंट प्रकारवाद की नहीं है। किससे संबंधित है? ये मार्क्सिस्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का गुणात्मक डेटा का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है जनगणना के आंकड़े। ऑप्शन 2 है साक्षात्कार प्रतिलेख। ऑप्शन 3 है सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत और ऑप्शन 4 है जन्म दर और मृत्यु दर। तो बताइए इनमें से कौन सा सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक डेटा का उदाहरण है? तो ये है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट साक्षात्कार प्रतिलेख। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन 1 है विलियम ऑगमन ने, ऑप्शन 2 आर के मार्टिन ने, ऑप्शन 3 एबी टायलर ने और ऑप्शन 4 है मैक्स वेबर ने। तो बताइए कल्चर लैग की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं विलियम एफ ऑगबॉर्न। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। ये पुस्तक आई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति जनजातीय मुद्दों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में लोकुल समिति, ऑप्शन 2 है भुरिया समिति, ऑप्शन 3 है एल्विन समिति और ऑप्शन 4 है धनुका समिति। तो बताइए जनजातीय मुद्दों से कौन सी जुड़ी हुई नहीं है समिति? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 धनुका समिति नहीं संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है न्यायिक सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम चौधरी के निम्नलिखित में से किस कृति में सम्मान की हत्या के मामले का उल्लेख है? ऑप्शन 1 है द वेल्ड वुमेन, ऑप्शन 2 है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन लैंड ओनरशिप, ऑप्शन 3 है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन और ऑप्शन 4 है कंटेंशियस मैरिएजेस एलोपिंग कपल्स। तो बताइए ऑनर किलिंग की बात किसमें की है प्रेम चौधरी ने? तो ये है इनका कंटेंशियस मैरिजेस एलोपिंग कपल्स। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2002 के खंड 135 द्वारा साधित है। ऑप्शन 2 है भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संभावित सीएसआर गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ सीएसआर खर्च का अनिवार्य किया है। ऑप्शन 3 है सीएसआर प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका सालाना कारोबार 10,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या जिनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है। और ऑप्शन 4 है कंपनियों को पिछले तीनों वर्षों में अपने औसत शुभ लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में? तो ये कंपनी एक्ट कब से आया था? 2013 में आया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। देन आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संभावित सीएसआर गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ सीएसआर खर्च को अनिवार्य किया है। ये कथन आपका सही है। ऑप्शन 2 आपका सही है। तो और ये क्यों गलत है? इसमें होना चाहिए आपका 500 करोड़ नेटवर्थ होना चाहिए। और फोर्थ में क्या होना चाहिए? 2% होना चाहिए, ना कि 1%। इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गहन पारिस्थितिकी सिद्धांत से कथन जुड़ा नहीं है? ऑप्शन 1 है मानव और गैर मानव जीवन का विकास, 2 है प्रकृति के साथ मानव हस्तक्षेप, 3 है प्रकृति का आंतरिक मूल और ऑप्शन 4 है तकनीकी विकास। तो बताइए डीप इकोलॉजी का संबंध किस सिद्धांत से नहीं है? बताइए 24 का आंसर क्या होगा?
तो ये तकनीकी विकास से संबंधित नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति, वर्ग, लिंग और जातीयता के विभाजन मिलकर सामाजिक असमानता के जटिल रूप उत्पन्न करते हैं। यह कथन किसके विचार के सबसे निकट है? ऑप्शन 1 है R.W. कॉलेन, ऑप्शन 2 है K.W. टेंसा, ऑप्शन 3 है मैनुअल कैस्टेल और ऑप्शन 4 है मिशेल फूको। तो बताइए ये कोटेशन है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है K.W. टेंसा से। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है यंग और ग्रिफिथ ने, ऑप्शन 2 है विकलर और कोसेट ने, ऑप्शन 3 है कैस और डे ने और ऑप्शन 4 है स्टील और हेम्होल्ट्ज ने। तो बताइए इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर को किसने सबसे पहले परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है यंग और ग्रिफिथ ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 दिया है आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। स्टेटमेंट 2 है विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। ऑप्शन सी है विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। ऑप्शन 1 है ए बी सी सही है, ऑप्शन 2 है बी और सी सही है, ऑप्शन 3 ए और बी सही है और ऑप्शन 4 ए और सी सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1 ए बी सी। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम होता है, विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है और विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। ये तीनों ही की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है स्वास्थ्य, ऑप्शन 2 है शिक्षा, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था और ऑप्शन 4 है महिला सशक्तिकरण। तो बताइए नीति आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर देसाई का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 है समाज की संरचना, ऑप्शन 2 है समाज की जनसंख्या, ऑप्शन सी है समाज की संस्कृति और ऑप्शन 4 है समाज में जीवन शैली। तो बताइए ए आर देसाई का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी समाज की संरचना पर आधारित है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है उदारीकरण, ऑप्शन 2 है निवेश, ऑप्शन 3 है अनुकूल व्यापार और ऑप्शन 4 है मुक्त व्यापार। तो बताइए सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा उदारीकरण। ऑप्शन 1 लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष एक अलग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बनाया है? ऑप्शन 1 है 1988 में, ऑप्शन 2 है 1990 में, ऑप्शन 3 है 1992 में और ऑप्शन 4 है 1995 में। तो बताइए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कब बनाया गया है भारत सरकार द्वारा?
तो ये बनाया गया है 1988 में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है सी राइट न्यूज, ऑप्शन 2 स्टीव फुलर, ऑप्शन 3 है एलजी अलेक्जेंडर, ऑप्शन 4 है जेड बर्गमन। तो बताइए द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अगर से द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पूछेगा तो ये सी राइट न्यूज की पुस्तक है, और द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक पूछेगा तो ये है स्टीव फुलर की पुस्तक। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों में विभाजित किया है? सजातीय और विषम जातीय। ऑप्शन 1 है पीएस रोकिन, ऑप्शन 2 है एसएम लिपसेट, ऑप्शन 3 है आर बेंडिक्स और ऑप्शन 4 है सी बुगल। तो बताइए सामाजिक गतिशीलता को होम्योमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक में किसने डिवाइड किया है? तो ये डिवाइड किया है सी बुगल ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे हेबरमास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन 1 है लेजिटिमेशन क्राइसिस, ऑप्शन 2 है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, ऑप्शन 3 है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन और ऑप्शन 4 है राइटिंग एंड डिफरेंस। तो बताइए इनमें से हेबरमास की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो राइटिंग एंड डिफरेंस ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है जैक्स देरिडा की, इसलिए ये हेबरमास की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ऑप्शन 1 है जेसी होमान्स और पीटर ब्लाउ, ऑप्शन 2 है बी मेलिनोस्की और एआर एटकिब्रा, ऑप्शन 3 है के मार्क्स और एफ एंगल्स और ऑप्शन 4 है इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर। तो बताइए विनिमय सिद्धांत एक्सचेंज थ्योरी से कौन से राइटर संबंधित है? तो ये है जेसी होमान्स और पीटर एम ब्लाउ। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवादी समाज में प्रभुत्वशाली विचारधारा की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 एंटोनियो ग्राम्सी और ऑप्शन 4 है लुईस अल्थुसर। तो बताइए डोमिनेंट आइडियोलॉजी की बात कौन करते हैं इनमें से? तो ये करते हैं आपके एंटोनियो ग्राम्सी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3 डोमिनेंट आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि सभी समाजों में कुछ प्रकार के स्त्रीकरण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है किंगस्ले डेविस और विल्बी टुमोरो और ऑप्शन 4 है टॉर्कर पार्सन। तो बताइए किसने कहा कि सभी समाजों में कुछ मात्रा में स्त्रीकरण की आवश्यकता होती है? तो ये कहा है किंगस्ले डेविस और विल्बर्ट ई मूर ने, इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 है पियरे बोर्दू, ऑप्शन 2 है मिशेल फ्लूको, ऑप्शन 3 है जैक्स देरिडा और ऑप्शन 4 है जुर्गेन हेबरमास। तो अभी मैंने बताया पियरे बोर्दू की बात करते हैं, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने द फिलिस्तीन पीजेंट पुस्तक लिखी है? ऑप्शन 1 है एडवर्ड साइड, ऑप्शन 2 है रोजमेरी साइड और ऑप्शन 3 है तलाल असद और ऑप्शन 4 है फातिमा मर्क मिस्री।
तो बताइए द फिलिस्तीन पीजेंट्स, ये बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करती हैं रोजमेरी सही। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्क नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन 1 है अल्फ्रेड शूस, ऑप्शन 2 है पीटर बर्जर, ऑप्शन 3 है थॉमस लकमैन और ऑप्शन 4 है हैरोल्ड गारफिंकल। तो बताइए द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्क पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल्फ्रेड शूस ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुसंधान में त्रिभुजकरण ट्रायंगुलेशन की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन 1 है नॉर्मन के डेंजिन, ऑप्शन 2 है ब्रॉनी ग्लेसर, ऑप्शन 3 है एंसल स्ट्रॉस और ऑप्शन 4 है जॉन पेस्कल। बताइए ट्रायंगुलेशन का थ्योरी किसने दिया है? तो ये दिया है नॉर्मन के डेंजिन ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है परिकल्पना परीक्षण, ऑप्शन 2 है सांख्यिकी विश्लेषण, ऑप्शन 3 गहन निर्वंश विज्ञान विवरण और ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ मापन। तो बताइए इनमें से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक अनुसंधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये गहन निर्वंश विज्ञान, ठीक, एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1 है 2002 में, ऑप्शन 3 है 2005 में, ऑप्शन 3 है 2007 में और ऑप्शन 4 है 2010 में। किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। लागू 26 अक्टूबर 2006 में किया गया था। क्या? लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन 1 है ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है इमानुएल दुर्कheim और ऑप्शन 4 है कार्ल मार्क्स। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो ये पुस्तक है इमानुएल दुर्कheim की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने हिंदू समाज में नातेदारी संगठन का विस्तृत विश्लेषण किया है? ऑप्शन 1 है इरावती कर्वे, ऑप्शन 2 है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन 3 है जीएस घुरे और ऑप्शन 4 है एससी दुबे। तो बताइए नातेदारी संगठन का विस्तृत विश्लेषण इनमें से किसने किया है? तो ये कहती हैं आपकी इरावती कर्वे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषक समाज की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन 1 है पूर्ण औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन 2 है आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता, ऑप्शन 3 है वैश्विक बाजार का प्रभुत्व और ऑप्शन 4 है अत्यधिक महानगरीय जीवन शैली। तो बताइए इनमें से क्या है कृषक समाज की विशेषता? पीजेंट सोसाइटी की विशेषता बतानी है। तो ये आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता, ये क्या है? पीजेंट सोसाइटी की विशेषता है कृषक समाज की। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 पारंपरिक सत्ता, ऑप्शन 2 है करिश्माई सत्ता, ऑप्शन 3 तार्किक कानूनी सत्ता और ऑप्शन 4 है शारीरिक और सैन्य बल। तो बताइए सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार? तो इन्होंने शारीरिक और सैन्य बल की बात नहीं की है। ऑप्शन 4 फिजिकल एंड मिलिट्री फोर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 20% से कम, ऑप्शन 2 है 30% से 35%, ऑप्शन 3 है 50% से अधिक और ऑप्शन 4 है 10%। तो बताइए जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है?
तो ये 50% से अधिक। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा नहीं दी गई है? ऑप्शन 1 है संस्कृतिकरण, ऑप्शन 2 है पश्चिमीकरण, ऑप्शन 3 है प्रभु जाति और ऑप्शन 4 है छद सेकुलरिज्म। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, छद सेकुलरिज्म की बात एम.एन. श्रीनिवास नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष प्रख्यापित किया गया था? ऑप्शन 1 है 1954 में, ऑप्शन 2 है 1956 में, ऑप्शन 3 1961 में और ऑप्शन 4 है 1976 में। विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? स्पेशल मैरिज एक्ट, तो ये आया था 1954 में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉफ स्टेट के ढांचे का आयाम जो दर्शाता है कि समाज किस हद तक दृढ़ता, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धि को महत्व देता है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता, ऑप्शन 2 है शक्ति की दूरी, ऑप्शन 3 है पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व और ऑप्शन 4 है अनिश्चितता परिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन की सफलता किसके माध्यम से संभव होती है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन 2 है अनिवार्य भागीदारी, ऑप्शन 3 है स्वैच्छिक भागीदारी और ऑप्शन 4 है जन सहयोग। तो बताइए नियोजित परिवर्तन की सफलता किसके माध्यम से संभव होती है एक लोकतांत्रिक समाज में? ये होती है अनिवार्य पब्लिक कॉपरेशन, जन सहयोग। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है और जिसके मानदंडों और उद्देश्यों को स्वीकारता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है सहभागिता की बाध्यता पर आधारित समूह, ऑप्शन 2 है संदर्भ समूह, ऑप्शन 3 सामाजिक बल पर आधारित समूह और ऑप्शन 4 है निष्क्रिय समूह। वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है और उसके मानदंडों और उद्देश्यों को स्वीकार करता है कौन सा समूह कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका संदर्भ समूह। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनियों को उनके लाभ का कम से कम 2% सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर खर्च करने का आदेश देता है केवल तभी जब वे कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। CSR व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है CSR केवल सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन 2 है भारत में सभी कंपनियों के लिए CSR स्वैच्छिक है, ऑप्शन 3 है CSR कुल व्यय कारोबार का न्यूनतम 2% होना चाहिए और ऑप्शन 4 है CSR व्यय केवल 3 वित्तीय वर्षों के औसत लाभ पर आधारित है। तो बताइए इनमें से कौन सा CSR के बारे में कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 CSR व्यय पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत लाभ पर आधारित है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। इसमें आपको 3 ही विकल्प दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 55, भारतीय कृषि किसानों का आत्महत्या, कृषि उत्पादों में मूल्यों में गिरावट और ऑप्शन डी विकास का मैकेंजी मॉडल। तो भारतीय कृषि क्या है? ये छोटे कृषि फार्मों का स्वरूप। ए का हो जाएगा हमारा
3 फिर है किसानों का आत्महत्या, इसका संबंध है नव उदारवादी एजेंडा से। बी का हो जाएगा हमारा 4। फिर है कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि व्यवसाय निगमों द्वारा संचालित आर्थिक सुधार नीतियों से। सी का हो जाएगा हमारा 2। और विकास का मैकेंजी मॉडल, ये है कृषि का विश्व बैंक मॉडल, तो ये है डी का हो जाएगा हमारा 1। 3 4 2 1, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। देख लीजिए एक बार आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन 1 है 1947 में, ऑप्शन 2 है 1952 में, ऑप्शन 3 है 1955 में और ऑप्शन 4 है 1988 में। तो बताइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1988 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है? ऑप्शन 1 है चौथी, ऑप्शन 2 है छठी, ऑप्शन 3 है 9वीं और ऑप्शन 4 है 10वीं। बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है? तो ये थी नवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 3 कब से कब तक? 1997 से 1997 से 2002 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में लेबल किया गया है। आपको बताना है अभिकथन ए है शहरों के अव्यवस्थित विकास के परिणाम स्वरूप शहरी पर्यावरण का क्षरण हुआ है और कारण दिया यह भारत में शहरीकरण नीति की अनुपस्थिति के कारण है। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही दिया है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। शहरों के अव्यवस्थित विकास के परिणाम स्वरूप शहरी पर्यावरण का क्षरण हुआ है, यह सही है। और यह भारत में शहरीकरण की नीति के अनुपस्थिति के कारण है। नो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। यह शहरीकरण नीति की अनुपस्थिति के कारण है, ये स्टेटमेंट आपकी पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं शहरीकरण नीतियां हैं भारत में बनाई गई है। ऐसा तो नहीं है कि भारत में कोई भी शहरीकरण की नीति नहीं बनाई गई है। जैसे हो गया आपका अमृत स्मार्ट सिटी मिशन, ये सब क्या है? शहरीकरण की नीतियां ही तो हैं। तो इसलिए ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर भी अगर उसमें कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। कानून, परिवार, अर्थव्यवस्था और राजनीति। बताइए कानून का संबंध किससे है, परिवार का संबंध किससे, अर्थव्यवस्था का और अनुकूलन का। तो अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके एडेप्टेशन से। तो सी का डायरेक्ट आपका 1 है। कानून किससे संबंधित है, तो कानून एकीकरण का, इंटीग्रेशन का काम करता है। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। परिवार, परिवार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पैटर्न मेंटेनेंस से या टेंशन मैनेजमेंट। बी का हो जाएगा हमारा 4 और फिर बचा आपका राजनीति। इसका काम क्या है, गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति का। डी का हो जाएगा हमारा 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कानून एकीकरण से संबंधित है, परिवार विलंबता, जैसे पेंडेंट मेंटेनेंस भी कहते हैं, लेटेंसी भी कहते हैं। ए का, बी का हो जाएगा हमारा 4। अर्थव्यवस्था अनुकूलन एडेप्टेशन से संबंधित है, राजनीति लक्ष्य प्राप्ति गोल अटेनमेंट से संबंधित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश लोग अपनी ही जाति, वर्ग और शिक्षा के स्तर, धार्मिक सम्मतता आदि के भीतर विवाह करते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए अंतर विवाह के रूप में, ऑप्शन बी निम्न विवाह के रूप में, ऑप्शन सी समजातीय विवाह के रूप में और ऑप्शन 4 है उच्च विवाह के रूप में। तो इसे जाता है समजातीय विवाह के रूप में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र, समाज या देश में किसी विशेष समय पर होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए रुग्णता दर है, ऑप्शन 2 मृत्यु दर है, ऑप्शन 3 जीवन प्रत्याशा और ऑप्शन 4 प्रजनन क्षमता दर है। तो बताइए इसे कैसे जानते हैं। एक क्षेत्र, समाज या देश के किसी विशेष समय पर होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में जानते हैं, तो इसे मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट के रूप से जानते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ऑप्शन 1 है केवल मानव व्यवहार के अध्ययन से, ऑप्शन 2 है मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन से, ऑप्शन 3 केवल पशु जनसंख्या के अध्ययन से और ऑप्शन 4 है पर्यावरण परिवर्तनों के अध्ययन से। तो बताइए जनसांख्यिकी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन से। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आधिकारिक तौर पर व्यवस्थित और समय समय पर किए जाने वाले पंजीकरण को क्या कहा जाता है, ऑप्शन 1 है जनमत संग्रह, ऑप्शन 2 है सर्वेक्षण, ऑप्शन 3 जनगणना और ऑप्शन 4 है नमूना पंजीकरण। जनसंख्या के आधिकारिक तौर पर व्यवस्थित समय समय पर किए जाने वाले पंजीकरण को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है जनगणना, सेंसस। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति कितने जीवित जन्मों पर की जाती है, ऑप्शन ए 1 है 100 जीवित जन्म, ऑप्शन 2 है 500 जीवित जन्म, ऑप्शन 3 है 1000 जीवित जन्म और ऑप्शन 4 है 10,000 जीवित जन्म। तो ये 1000 जीवित जन्म पर की जाती है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि को सीधे प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन 1 है जन्म दर, ऑप्शन 2 है मृत्यु दर, ऑप्शन 3 प्रवासन और ऑप्शन 4 है साक्षरता दर। कौन सा प्रभावित नहीं करता, तो साक्षरता दर प्रभावित नहीं करती, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन माइग्रेशन ये सब प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है, ऑप्शन 1 है थॉमस माल्थस, ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 एडम स्मिथ और ऑप्शन 4 है डेविड रिकार्डो। एंड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी पुस्तक है, तो इस पुस्तक को लिखा थॉमस माल्थस ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के तीसरे चरण की विशेषता क्या होती है, ऑप्शन 1 है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन 2 है उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर, ऑप्शन 3 है कम मृत्यु दर और कम जन्म दर और ऑप्शन 4 है कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो बताइए तीसरी विशेषता क्या है,
तो ये आपका पहला चरण है, ये आपका दूसरा चरण है और ये आपका तीसरा चरण है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भीतर या बाहर लोगों के आने जाने को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है? ऑप्शन 1 है शहरीकरण, ऑप्शन 2 है वैश्वीकरण, ऑप्शन 3 है प्रवासन, ऑप्शन 4 है आधुनिकीकरण। किसी देश के भीतर या बाहर लोगों के आने जाने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइग्रेशन, प्रवासन। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में लिंग अनुपात का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन 2 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन 3 है कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात और ऑप्शन 4 है कुल जनसंख्या में विवाहित जोड़ों की संख्या। तो बताइए लिंग अनुपात, सेक्स अनुपात का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की जनसंख्या के भीतर विभिन्न आयु समूहों के वितरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आयु संरचना, ऑप्शन 2 है आयु पिरामिड, ऑप्शन 3 है जीवन प्रत्याशा तालिका और ऑप्शन 4 है जनसंख्या घनत्व। किसी देश की जनसंख्या के भीतर विभिन्न आयु समूहों के वितरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम स्तर की धारणा और भिन्न तथा बहुप्रणाली की अवधारणा का कार्यात्मक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन 1 है टॉलकट पार्सन, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन 3 है ब्रोनिला मैरिनवॉस्की और ऑप्शन 4 है मेरियन जे लेवी। तो बताइए सिस्टम स्तर की धारणा भिन्न बहुप्रणाली की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रयोग क्या है? मेरियन जे लेवी ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफ स्टेट के ढांचे का आयाम जो दर्शाता है कि समाज किस हद तक दृढ़ता, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धि को महत्व देता है। ऑप्शन 1 है व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता, ऑप्शन 2 है शक्ति की दूरी, ऑप्शन 3 है पुरुषत्व बनाम स्थिरता, ऑप्शन 4 है अनिश्चितता परिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 पुरुषत्व बनाम स्थिरता, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन की सफलता के माध्यम से ही संभव है, किसके माध्यम से? ऑप्शन 1 है कानून, ऑप्शन 3 अनिवार्य भागीदारी, ऑप्शन 3 स्वैच्छिक भागीदारी और ऑप्शन 4 है जन सहयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 जन सहयोग, पब्लिक कॉपरेशन या पीपल्स कॉपरेशन। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है और उसके मानदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकारता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 सहभागिता की बाध्यता पर आधारित समूह, ऑप्शन 2 संदर्भ समूह, ऑप्शन 3 सामाजिक वर्ग पर आधारित समूह और ऑप्शन 4 निष्क्रिय समूह। तो ये है आपका संदर्भ समूह, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है। किस पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है? ऑप्शन 1 है चौथी, ऑप्शन 2 है छठी, ऑप्शन 3 है नौवीं और ऑप्शन 4 है 10वीं। महिलाओं के सशक्तिकरण से कौन सा पंचवर्षीय योजना संबंधित है? तो ये है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।